हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओडिशा के नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ओडिशा स्पेसिफिक न्यूज़ को एमसीक्यू पैटर्न में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे रवनीत कौर ऑफिशियल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मिशन के बारे में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मिशन शक्ति के अंडर जो लोन अप्रूवल है उसके बारे में जो डिसीजन है वो दिया गया है या अनाउंसमेंट किया गया है। सो मिशन शक्ति के अंतर्गत वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये बताना है कितने लाख तक का लोन मिशन शक्ति के अंतर्गत विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। आपके ऑप्शंस हैं 10 लाख तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट, 5 लाख, 8 लाख या फिर 15 लाख। इसका आंसर होगा आपका 5 लाख तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो बेसिकली अनाउंस किया गया है या फिर प्रोवाइड किया जाएगा। पहले क्या था, 3 लाख तक का लोन डिसबर्स किया जाता था विदाउट इंटरेस्ट अंडर द मिशन शक्ति, लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जो विमेन मेंबर्स होती हैं वो खुद को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पे एस्टैब्लिश कर सकती हैं। वो चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बड़ा लोन भी ले सकती हैं। गवर्नमेंट का मेन गोल क्या है मिशन शक्ति का, कि मिशन शक्ति के जो मेंबर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, खास करके जो वुमेन हैं, उनकी लोन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। 50,000 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम मिशन शक्ति के लिए, और ये अगले 5 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा। 1 जून 2020 को मिशन शक्ति डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था जो कि इस मिशन शक्ति को इम्प्लीमेंट करेगा इफेक्टिवली, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो सब इसके अंडर एनरोल हो जाएंगे और ये सबको ओवरटेक करेगा। और ये भी ध्यान रखेगा कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अगर लोन ले रहे हैं तो उससे सेल्फ सस्टेनेबल बन सके, उससे अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके, ना कि उस अमाउंट को वेस्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड्स के बारे में। शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड जो हैं वो मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं। नाम से ही क्लियर है, शिल्प मतलब जो शिल्पकार होते हैं, तो मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन को ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें ओडिशा की किस पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया है? ये शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड ओडिशा की किस पर्सनैलिटी को मिला है? क्योंकि इन्होंने पाम लीफ जो होती है उस पे कलाकारी करके दिखाई है, उस पे इंग्रेविंग की है। ऑप्शंस हैं विजय कुमार परिदा। यहाँ पे आप ऑप्शंस को चेंज कर लीजिएगा, आपको आंसर तो क्लियर ही हो गया। मैं आपको जो पीपीटी दूंगी उसमें सेट कर दूंगी। अजय कर लीजिए, संजय कर लीजिए, विजय कर लीजिए और निधे कर लीजिए, निधि। ठीक है, इसका जो आंसर है वो विजय कुमार ही है। विजय कुमार परिदा जो है इनको बेसिकली ओडिशा से ये शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। और किस लिए चुना गया है? क्योंकि इन्होंने पाम लीफ के ऊपर इंग्रेविंग की थी। तो ध्यान रखेंगे विजय कुमार परिदा को पाम लीफ इंग्रेविंग के लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा महेश्वर परिदा को भी चुना गया है। इन्होंने स्टोन, पत्थर के ऊपर जो शिल्पकारी की जाती है, स्टोन कार्विंग, वो की थी। और ये दोनों ही ओडिशा से हैं जिनको इन अवार्ड्स के लिए चुना गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन अवार्ड्स का, कि क्राफ्ट्समैनशिप में जो भी एक्सीलेंट मैनर में परफॉर्म करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड देना। इंडियन हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं उनके लिए उस कंट्रीब्यूशन को सराहना। शिल्प गुरु अवार्ड जो है वो लेजेंडरी मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन को दिया जाता है, उनकी एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के लिए दिया जाता है। प्रोडक्ट को वो कितने एक्सीलेंट मैनर में पेश करते हैं उसके लिए दिया जाता है। और जो ट्रेनी आर्टिजन्स होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है। ये अवार्ड्स स्टार्ट कब किए गए थे? ये अवार्ड्स स्टार्ट किए गए थे साल 2002 में। इसका मेन पर्पस यही था कि गोल्डन जुबली जो है हैंडीक्राफ्ट्स की उसको हम सेलिब्रेट कर सकें और जो शिल्पकार है उनकी जो कलाकारी है उसको सराहा सके, इसलिए ये अनाउंस हुए थे। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो इनको 1965 से दिया जा रहा है। 1965 से जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है डिफरेंट क्राफ्ट कैटेगरीज की, उनके लिए नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। मेन जो क्राफ्ट हैं जिनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं उसमें आपका मेटल इंग्रेविंग आती है, कि जैसे आप मेटल पे कुछ दर्जकारी करते हैं,
चिकन हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है, खुर्जा ब्लू पॉटरी आती है, फिर आपकी मातानी पचेड़ी कलमकारी आती है, कलमकारी वेरी फेमस इन आंध्र प्रदेश, बंधनी टाई एंड डाई, हैंड ब्लॉक बाग प्रिंट, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, स्टोन डस्ट की पेंटिंग में अगर आप अच्छा करें उसके लिए भी दिया जा सकता है अवार्ड, हैंड एम्ब्रॉयडरी जैसे कि चंबा के रुमाल हो गए, पाम लीफ की इंग्रेविंग जैसे कि ये विजय कुमार परिदा जी को दिया गया है, ब्रास वायर के ऊपर अगर आप कुछ करते हैं तराशी, वुड तरकाशी, फिर मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में बहुत फेमस है, गोल्ड लीफ पेंटिंग, स्ट्रॉ क्राफ्ट, इन सब के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए तो ये अवार्ड आप ले सकते हैं या आप उस अवार्ड के लिए चुने जा सकते हैं। अवार्ड में 1 लाख रुपए तक की प्राइज मनी होती है, फिर एक ताम्रा पात्र होता है, शॉल होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। 78 क्राफ्ट पर्सन को साल 2017, 18, 19 के लिए सिलेक्ट किया गया है फॉर द अवार्ड्स। इसमें 2 डिजाइन इनोवेशन अवार्ड भी हैं जिसमें डिजाइनर और आर्टिजन जो हैं अगर उन्होंने कोलैबोरेट करके कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाया है तो उनको ये इनोवेशन अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेवेलियन है जिसको कि प्रेस्टिजियस स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले का अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये अवार्ड इसको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में मिला है। किसको स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ओडिशा, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा को ये अवार्ड मिला है। ओडिशा का जो पेवेलियन है उसको ये डिस्प्ले के लिए एक्सीलेंट मैनर में डिस्प्ले के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड कहाँ दिया गया? 41st एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था, वहीं पे ये दिया गया है। ये जो ट्रेड फेयर है बेसिकली वो 14 नवंबर 2022 को जो है वो शुरू किया गया था, वो कंक्लूड हो चुका है। इसके अलावा कुछ और इवेंट्स ओडिशा में किए जा रहे हैं जैसे कि मेक इन ओडिशा हो गया, हॉकी मैन का वर्ल्ड कप हो रहा है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। इसके अलावा मिलेट मिशन का जो मैस्कट है मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा का मिलेट मिशन उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। ओडिशा के मिलेट मिशन का मैस्कट क्या है? मिली। मिली को भी पेवेलियन में डिस्प्ले किया गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है अलग से। ओडिशा पेवेलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वर्चू कम्युनिकेशन जो है भुवनेश्वर के उनके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और फैब्रिकेशन किनके द्वारा की गई है? भारतीय चित्रालय के द्वारा, जो कि कटक बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मिलेट मिशन के मैस्कट जो है वो ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मिलेट मिशन ओडिशा में किस साल में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड आईटी डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया। ये किस जगह पे इनॉग्रेट ओडिशा में किया गया है ये आपको बताना है। और आप ध्यान रखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड आईटी डेवलपमेंट सेंटर फॉर्चून टावर पे इनॉग्रेट हुआ है। इफ यू नो फॉर्चून टावर कहाँ है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, अंगोल, बालासोर, देवगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर में ये आईटी डेवलपमेंट का नया सेंटर इनॉग्रेट किया गया, हैप्पीएस्ट माइंड्स आईटी डेवलपमेंट सेंटर। नया डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली कंपनी को उसकी डिजिटल नेटवर्क की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में मदद करेगा। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए एंटरप्राइज जो नए जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स आते हैं उसके लिए बनाया गया है। अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देगा, बिजनेस में एफिशिएंसी लेके आएगा और एक्शनेबल इंसाइट्स देगा। कंपनी का मेन पर्पस यही है कि हर एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम में अपने डोमेन को अच्छा करना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन आ रही है, फिर क्लाउड सिक्योरिटी है, डिजिटल प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। तो हर किसी में अपने स्पेक्ट्रम को वाइड करना। नया सेंटर जो है वो ओडिशा की पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इंडिया ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रिसोर्स हब है तो इसमें ओडिशा अपना एक अलग से नाम उभार के आ सकता है। इनोवेशन सेंटर की जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1000 एम्प्लॉइज की रहेगी और ये कंपनी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज भी करेगी और ग्लोबल क्लाइंट्स को भी सर्व करेगी। तो टैलेंटेड इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़िया मूवी दमन के बारे में। उड़िया मूवी दमन जो है ये किस पर्टिकुलर डिसीज पे बनाई गई है? और इस मूवी को प्रमोट करने के लिए ताकि उस डिसीज की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए इस मूवी को उड़ीसा में टैक्स फ्री किया गया है। तो इसको किस पर्टिकुलर बीमारी के प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया है दमन मूवी को? आप कमेंट सेक्शन फोटोग्राफ देख सकते हैं इसका। टीबी, मलेरिया, एड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा मलेरिया।
मलेरिया के ऊपर दमन मूवी जो है वो बनाई गई है, मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर खास करके बनाई गई है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो मलेरिया है वो बेसिकली एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। एड्स की बात करते हैं तो एक वायरल डिसीज है, टीबी की बात करते हैं तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसको टैक्स फ्री ओडिशा में कर दिया गया है। मलेरिया को ऑलरेडी हमने कोशिश की है कि साल 2030 तक पूरे तरीके से इंडिया से खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है बेसिकली वो किस साल में ओडिशा में हेल्ड किया जाएगा? किस साल में ये ओडिशा में शेड्यूल किया गया है? ऑप्शंस हैं 2025, 2028, 2026 या 2023। इसका आंसर होगा 2023 में FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। ये जनवरी 13 से 29 जनवरी तक अगले साल यानी कि 2023 में आयोजित होगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, 2 जगह इसके वेन्यू है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 16 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। ये एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है, प्रेस्टिजियस वर्ल्ड टूर्नामेंट में 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 24 मैचेस खेले जाएंगे और बाकी के जो 20 है बेसिकली वो राउरकेला में भी खेले जाएंगे। 24 मैचेस भुवनेश्वर में, 20 मैचेस आपके राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 6 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं ये मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो अनाउंस हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 10 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़ या 20 करोड़। आई एम वेरी सॉरी, हिकअप्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट करनी है ताकि आपके लिए जल्दी करंट अफेयर मुहैया हो जाए। सो आप प्लीज इस पे कोऑपरेट कर लीजिए। तो मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट में कितने करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो अनाउंस किए गए हैं ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे? इसका आंसर होगा 25 करोड़। 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट। चीफ मिनिस्टर के द्वारा मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया गया है। इस मास्टर प्लान के तहत लोकनाथ टेम्पल जो है उसमें भी डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि आपका पुरी में है। फिर अलरनाथ टेम्पल जो कि ब्रह्मगिरी में है, वहां पे भी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो 2 टेम्पल्स पे भी डेवलपमेंट होगा। 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितने करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ श्री लोकनाथ टेम्पल? अलरनाथ टेम्पल के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री लोकनाथ टेम्पल के लिए कितने दिए गए हैं? ऑप्शन है 30 करोड़, 12 करोड़, 28 करोड़, 56 करोड़। आंसर होगा 28 करोड़ रुपीज श्री लोकनाथ टेम्पल के लिए सैंक्शन किए गए हैं ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा। आप सब जानते हैं श्री लोकनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल माना जाता है। पुराणास के हिसाब से लॉर्ड श्री रामचंद्र जो है बेसिकली जब वो गॉडेस सीता के भाल में निकले थे तो उस टाइम पे यहाँ पे उन्होंने लॉर्ड लोकनाथ टेम्पल जो था वो इस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे शिव की पूजा की थी। श्री लोकनाथ जो है वो कहा जाता है कि कस्टोडियन माने जाते हैं ऑफ द ज्वेल्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल रत्न भंडार। ओल्ड मार्बल स्टोन जो है वो इसके इनर गेट में रिप्लेस कर देगा किसको? खोंडेलाइट स्टोन को। यानी कि पहले यहाँ पे खोंडेलाइट स्टोन जो बने हुए हैं, सॉरी, जो पहले यहाँ पे ओल्ड मार्बल स्टोन लगे हुए हैं अंदर के गेट्स पे, उसको खोंडेलाइट स्टोन से अब रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट किया जाएगा। टेम्पल का गार्डन अलग से डेवलप किया जाएगा। सिमिलरली अलरनाथ टेम्पल जो ब्रह्मगिरी में है उसको भी डेवलप किया जाएगा। यह आपका 24 किलोमीटर पुरी से दूर है, 25 किलोमीटर सतपदा से दूर है। कहा जाता है ये टेम्पल 15th और 16th सेंचुरी में बनाया गया था। लॉर्ड श्री अलरनाथ जो है कहा जाता है ये लॉर्ड श्री जगन्नाथ जी के एम्बॉडीमेंट है। डिवोटीज जो हैं वो अलरनाथ के दर्शन पे जरूर जाते हैं जब वो लॉर्ड श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पे जाते हैं। तो ये दो टेम्पल्स हैं, ये डेवलपमेंट वर्क्स के अंतर्गत ही आते हैं। इनके लिए अलग अलग अमाउंट रिलीज किया गया है। कलेक्टिव अमाउंट मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से नंबर का ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट साल 2022-23 में आपका आयोजित किया गया था, जो कि जयदेव सदन में फाइनली कंक्लूड हो चुका है। कौन से नंबर का ये ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट था? ऑप्शंस हैं 22nd, 25th, 21st या 24th। इसका करेक्ट आंसर होगा 22nd ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट। और ये 4 दिन का फंक्शन था। देखिए हमारे पास जो पोर्ट्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एक है मेजर, एक है माइनर। ठीक है, और मेजर पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। माइनर पोर्ट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी दी गई होती है। आप सब जानते हैं पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी के बारे में, ओडिशा की पोर्ट अथॉरिटी है।
इन्होंने मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड के साथ मिलकर ये कल्चरल मीट जो था वो आयोजित किया था। इंडिविजुअल पोर्ट्स पार्टिसिपेट किए थे इस कल्चरल मीट में, और इन्होंने खास करके अपने अपने राज्यों की, अपने अपने पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसका रिच कल्चर है, उसको शोकेस किया। परफॉर्मेंसेस के थ्रू ये कल्चरल मीट आयोजित हुआ था। सो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, उनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उन्होंने कल्चरल अपना सिंबल, अपने स्टेट का जो कल्चरल सिंबल है उसको परफॉर्मेंसेस के थ्रू इस कल्चरल मीट में शोकेस करने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और स्टेट दिए गए हैं और उनके मेजर एक्सपोर्ट एरियाज दिए गए हैं। जैसे कि कोची पोर्ट आपका केरला में है, टी कॉफी स्पाइसेस यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में है और ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आयरन ओर, पेट्रोलियम, कोल, केमिकल यहाँ से जाता है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, जूट, स्टील, आयरन ओर के लिए फेमस है। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल, आयरन और टी, कोल, स्टील यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कांडला पोर्ट गुजरात में सबसे पुराना पोर्ट है। टेक्सटाइल, मैंगनीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में आयरन और के लिए माना जाता है। मरमा गोवा आपका गोवा में आयरन और के लिए। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में टेक्सटाइल, मैंगनीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, कारपेट्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पैरादीप पोर्ट ओडिशा के लिए, यहाँ से आयरन फिर आपका एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट होता है। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, सॉल्ट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, कोल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, कोल, एल्मीनिया, ऑयल, कोल यहाँ से जाता है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, राइस, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन पटनायक जी के द्वारा एक किताब रिलीज की गई है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद कम्युनिटी पुलिसिंग। ये किताब किस आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखी गई है, जो रिलीज की गई है? आपको ऑप्शंस में दिया गया है, जैसे कि आईपीएस शोभा शर्मा, आईपीएस सारा शर्मा, आईपीएस मुकुंद शर्मा या आईपीएस दामिनी शर्मा। आप इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। सो माई एक्सपेरिमेंट विद कम्युनिटी पुलिसिंग ये आईपीएस सारा शर्मा जी की लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के राज्य में कितने नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं? नॉन मेजर पोर्ट्स ओडिशा में कितने हैं? ऑप्शंस हैं 14, 12, 10 या फिर 9। इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ओडिशा में। स्टेट कैबिनेट के द्वारा बेसिकली एक नई ओडिशा पोर्ट पॉलिसी जो है उसमें अनाउंसमेंट किए गए हैं, ताकि मैरीन इकोसिस्टम जो है ओडिशा का, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए 221 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया जाएगा। पॉलिसी का मेन फोकस क्या है कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और इनलैंड वाटरवे हैं ओडिशा के, उनको इंटीग्रेट मैनर में डेवलप करना। इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मैरीटाइम सेक्टर में लेके आने की कोशिश की जाएगी। प्रेजेंट में हमारे पास 14 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि धमरा और गोपालपुर का जो पोर्ट है वो अब फंक्शनल हो चुका है। ऐसे ही अस्तरंग और सुबर्ण रेखा के जो रिवर है उसके माउथ पे जो पोर्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके के कुछ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करेंगे विद द इनलैंड वाटरवेज ऑफ ओडिशा। सो इसी के साथ हमारे लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।